हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का, स्पेशली फाउंडेशनल कोर्स में। इसी के साथ कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। जो भी क्लासेस होंगी, गाइडेंस दिया जाएगा, वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप एनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है 7 सिग्मा फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टिग्मा। तो अभी हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है कंपैरेटिवली अदर देश की तुलना में। अगर हम देखें लाइक साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, ओके, और पुराने समय पे देखें तो इंग्लैंड का कैसे ग्रोथ हुआ। तो इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसमें इंग्लैंड का जो स्टोरी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अबाउट इन 1750 वहाँ से स्टार्ट किया गया है कि किस तरीके से ब्रिटेन ने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रिसीजन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया। जैसे स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल करना हो, लोको मोटिव इंजन का इस्तेमाल करना हो, स्टेम इंजन का इस्तेमाल करना हो, तो इन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। मतलब हिस्टोरिकल अगर आपका इसका रूट देखे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो ब्रिटेन ने किस तरीके से आपकी जो है सफलता हासिल की। ओके, सेकेंडली इसमें जर्मनी ने कैसे कंसोलिडेशन किया। तो जर्मनी ने क्या किया, आपके पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस बनाए, वोकेशनल आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। उससे क्या किया, जो पॉपुलेशन है उनको स्किल दिया अबाउट टेक्निकल स्किल हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल हो, ताकि क्या किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जा सके और एक बेटर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को का निर्माण किया। ओके, और उससे क्या हुआ, आपके उनके देश में जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल है वो बढ़ी और उसका आज आप देख सकते हैं जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली आप अगर ऑटोमोबाइल में देखें। फिर 1945 के बाद अगर आप जापान को देखें तो उन्होंने भी क्या किया, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दी। ओके, बेटर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको करने की कोशिश की। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, जापान से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो, जापान काफ़ी आगे बढ़ गया है, या फिर इनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसका डिमांड नेशन के अंदर तो रहता है, वर्ल्ड वाइड भी रहता है। इसी के साथ अगर हम चाइना का बात करें तो चाइना इंडिया लगभग एक ही समय पे दोनों ने जर्नी स्टार्ट किया, अपना जो मॉडर्न इकोनॉमिक जर्नी है। लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया क्योंकि 1978 में चाइना ने क्या किया, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बेटरली इन्वेस्ट किया इन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर में, और आज हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब है। ओके, और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया ने भी डिफरेंट पॉलिसीज ली है, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो, या फिर आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, या फिर असेंबल इन इंडिया इनिशिएटिव हो, या फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इसके बाद भी क्या है, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी स्टिग्मेटाइज है। तो ऐसा क्या 7 सिग्मा चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम पहले कहाँ है वो देखना ज़रूरी है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो वोकेशनल इज़ नोशनल, मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल है, एजुकेशन है, वो काफ़ी आपका क्या है, सिर्फ थियोरी में ही है। ओनली 4.1% जो आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 to 59, उनको फॉर्मल ट्रेनिंग मिलता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है 23-24 का। जर्मनी में जबकि ये 70% है, 70% लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, 70% लोग क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं। साउथ कोरिया में भी सेम है, लगभग 70% है। और हमारे देश में अगर देखें तो आप इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच है, स्किल ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा कम है। डिफरेंट स्कीम ली गई है लाइक स्किल इंडिया मिशन, लेकिन वो आपकी क्या है, अनफॉर्चुनेट है कि इसने जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पाया है। सेकेंडली अगर देखें तो आपका जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने ये कहा था कि ड्वार्फिज्म देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या
की जाती है। जो एमएसएमई सेगमेंट होता है उनको गवर्नमेंट डिफरेंट तरह के इंसेंटिव्स देती है। तो इसीलिए क्या होता है, एमएसएमई बड़ा नहीं बनना चाहती है, क्योंकि अगर बड़े बन गए तो उनको जो फैसिलिटीज़ है वो प्राप्त नहीं होंगी। तो इसीलिए क्या होता है, वो आपके ड्वार्फ रह जाते हैं, बौने ही रह जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की है। फिर आपका जो लेबर इनकॉन्सिस्टेंसी है, तो लेबर प्रोटेक्शन को लेके जो लेबर कोड्स है, तो चार चार लेबर कोड है और वो भी आपके क्या है, इनकम्प्लीट है और अनइवनली इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि काफ़ी इनसफिशिएंट है। तो इसीलिए इसमें सजेशन दिया गया है कि एक सिंगल लेबर कोड होना चाहिए, ओके, ताकि जो आपके लेबर वेलफेयर रिलेटेड जो मेजर्स है उसको एक कोड में ही लिया जा सके, ताकि लेबर के वजह से क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम ना हो। अगर लेबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें आती रहेंगी। फिर आपका अगला देखिए तो इसमें जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, इसको पावर पॉइंट्स कहा गया है कि जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है 13 to 14% ऑफ जीडीपी था, हाल ही में ये कम होकर 8-9% हुआ है। स्टील क्या है आपका, ये कोरिया से जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा है। कोरिया में साउथ कोरिया में 7 है, जर्मनी में 6 है, इंडिया में 13 to 14% है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है, ओके। और इसको ठीक भी किया गया है अंडर पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम। तो पीएम गतिशक्ति को इसमें सराहना की गई है। इसी के साथ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी आपका कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल आपके हमारे देश में जो पावर कॉस्टिंग है वो चाइना के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, ओके। 7 रुपये अगर पर यूनिट है हमारे देश में, तो चाइना में इंडस्ट्री के लिए ये क्या है आपके 0.88 है आपके पर यूनिट। तो ये सभी चीज़ों को हमें ठीक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमारे देश का जो R&D है वो भी काफ़ी कम है, 0.7% ऑफ जीडीपी का R&D में खर्चा किया जाता है। और उसका कितना हिस्सा इंडस्ट्री सेगमेंट में जाता है, ओनली 36%, जबकि जापान आपके फिर साउथ कोरिया एंड जर्मनी में 70% जाता है टोटल, ओके। तो इसीलिए क्या करना है, हमें ये जो भी वीकनेसेस हमने देखी इनको ठीक करना ज़रूरी है। और इसमें जुगाड़ू मेंटेलिटी के बारे में बात किया गया है कि हम R&D में फोकस नहीं करते हैं, जुगाड़ू मेंटेलिटी रखते हैं, तो इसको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके प्रॉब्लम और सल्यूशन दोनों चीज़ों को इसमें गिनाया है। तो अभी ये क्या है, इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के सेगमेंट में पूछा जा सकता है, प्लस कोई ऐसे पूछा गया रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, हाल ही में हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने अनाउंस किया था आपके इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे कि समुद्र मंथन जो एक मिशन है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा। क्यों? ताकि हम डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर कर सके, ताकि हम एनर्जी सेगमेंट में हमारा जो आपका क्या है सेल्फ रिलायंस कम है, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लगभग 60 to 80% ऑफ ऑयल एंड जो आपका नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो स्टेक पे आ जाता है। तो हमें अगर विकसित भारत बनना है तो एनर्जी सेगमेंट में, ऑयल में, नेचुरल गैस में हमें सेल्फ रिलायंस हासिल करनी होगी। उससे क्या होगा, हमें चीप ऑयल गैस ये प्राप्त होंगे, ओके। देन आपके दूसरे क्या होंगे, हमारे जो आपके डॉलर का एक्सपेंसेस होता है वो कम हो जाएगा, इट मीन्स करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो कम होगा। तीसरा, हमारे देश में क्या है R&D बढ़ेगा और इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें, और इसी के साथ हम क्या कर सकेंगे, प्रोडक्शन ओवर हुआ तो उसको हम एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट अर्निंग भी कमा सकेंगे। तो समुद्र मंथन जो एक मिशन है, ओके, जो एक्सप्लोर करना चाह रहा है डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस, वो भी कहाँ पे, आपके स्पेशली आपके ऑफशोर रीजन में, ओके। तो उससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमी को चलने के लिए जो इनपुट है, स्पेशली जो आपके एनर्जी, वो मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस सेगमेंट में ये आपके एनर्जी सेल्फ रिलायंस को लेके जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आप समुद्र मंथन के बारे में जिक्र कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा समुद्र मंथन के बारे में पूछा गया तो भी आप जिक्र कर सकते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, समुद्र मंथन मिशन के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में बात किया गया है। इसमें किस तरीके से आपके 1857 से ही, ओके, डिफरेंट समय पे
आपके डिफरेंट लीडर्स के द्वारा किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया उसके बारे में बात की गई है। तो पहले तो इसमें क्या किया गया है, आपके जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसके बारे में पहले मेंशन किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय जी, जो आपके क्या है फर्स्ट मॉडर्न मैन है जिन्होंने इंडिया का रेनेसांस को स्टार्ट किया, रिफॉर्मेशन को स्टार्ट किया और यूनिवर्सल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने आपका जो मूवमेंट है वो चलाया और वो इंस्पायर्ड रहे थे फ्रांस रेवोल्यूशन से। ओके, इसके अलावा भी वो उन्होंने फाइट किया फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, फिर एसर्टेनिंग ट्रूथ एंड फर्दरिंग सोशल प्रोग्रेस, देन रिफॉर्म करना सोसाइटी का, लाइक एबॉलिशन ऑफ सती, ओके, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज को लाना। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने की और उन्हीं से क्या हुए आपके अदर लीडर्स भी, जैसे दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज को बनाया था। ओके, फिर प्रार्थना समाज में आपके प्रार्थना समाज के जो लीडर थे वो सभी इंस्पायर्ड रहे थे आपके राजा राम मोहन रॉय जी से। ओके, और इसी के साथ आप ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, इनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि क्या किया था इन्होंने ही हमारा जो एंशियंट आपका पास्ट है, जो ग्लोरियस पास्ट रहा है उसको निकाल के लाया, जिससे हमें पता चला कि हम बारबेरिक नहीं थे। ओके, हमारा एक खुद का आपका सिविलाइजेशन था। ओके, और जो इंग्लैंड जस्टिफाई करती थी कि वो सिविलाइजेशन मिशन पे है, वाइट मैन बर्डन थ्योरी जो उन्होंने दिया था वो फ्यूटाइल है क्योंकि हम ऑलरेडी सिविलाइज थे। जब उनके देश में इंसान रहते भी नहीं थे और जब रहते थे, जब उन्होंने कपड़े पहनने भी नहीं सीखे थे, तभी हमारे देश में कॉटन का प्रोडक्शन आपके हो गया था नियोलिथिक समय में ही। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर आपके देन इसमें 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन बना था भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये पहला ऑल इंडिया आपका क्या था या फिर नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद किस तरीके से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ और उसके बाद आपके मॉडरेट्स का किस तरीके से रोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाई जा सके। ओके, ब्रिटिशर्स के अंदर ही हम सेल्फ रूल को अचीव कर सके। फिर किस तरीके से आपके जो एक्सट्रीम जो थॉट के लीडर थे, जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे, लाइक आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी या फिर जो लाल बाल पाल के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो इनका सर्च हुआ और कांग्रेस के अंदर आपके डिफेक्शन देखी गई। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, फिर वो स्प्लिट जो था वो 1915 में जाके ठीक हुआ और 1916 में इवन लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से जुड़ गई थी। ओके, तो ये इसी के बाद क्या हुआ था, मॉनफोर्ड रिफॉर्म डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि आपके ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो रहे हैं। तो पास्ट में जो कोशिश की गई थी कि यूनिटी जो थी उसको आपका डिवाइड करना है थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लाइक ब्रिंगिंग सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर 1909 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था। ओके, देन आपके मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करवाना ताकि क्या की जा सके, आपके हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आपकी डिवाइड है उसको लाई जा सके ताकि हम यूनाइटेडली क्या नहीं कर सके, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट ना कर सके। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो एक आर्टिकल है इसमें पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या हो रहा है आपका रिवाइज हो रहा है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिहाज से ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, डिफरेंट लीडर्स के जो रोल थे वो, फिर जो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी उनका जो रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी फॉर प्री एंड मेंस। नेक्स्ट आर्टिकल कल हमने जो डिस्कस किया था उसी का आपका जो अपडेट आ रहा है वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसमें क्या है, आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, ओके, बिटवीन आपके सॉलिसिटर जनरल एंड जो आपके 5 जजेस बेंच है जो डिसाइड कर रही है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया था आपके सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ओके, तो इसमें दोनों तरफ से हीटेड डिबेट हुई और इसमें आपके जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई साहब ने भी ओके काफ़ी पॉइंट इसमें रखी है। ओके, तो अभी इन्होंने पॉइंट रखा है कि अगर जो चुनी हुई गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, ओके, या फिर किसी भी स्टेट की, वो कोई बिल पास करती है तो उसको गवर्नर अगर 4-4 साल तक होल्ड करके बैठे हुए हैं विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन, तो क्या ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर हैमर नहीं है क्या? ओके, तो इसमें काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। आपके जो मेहता जी है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये भी कहा है कि आपके ये जो हर जो प्रॉब्लम होता है उसका सल्यूशन कोर्ट नहीं है। ओके, तो इसमें आपके जो हमारे सीजेआई साहब है या फिर और जो 5 जजेस बेंच है, उन्होंने काउंटर किया है कि अगर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन नहीं बनेगा
बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोटेक्ट कर सकता है इसको? ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या है? कोर्ट का ही दायित्व है, क्योंकि कोर्ट क्या है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो इसीलिए क्या है, जो आपका रेफरेंस आया है उसके ऊपर ये हीटेड जो आर्ग्यूमेंट है, काफ़ी अच्छा है ये आर्टिकल, बहुत सारा इंसाइट आपको मिलेगा इसमें। ओके, तो इसको एक बार आप फर्स्ट हैंड अपने ओर से पढ़िएगा। और इन फ्यूचर क्या है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो टसल है उसको लेके। ओके, और किस तरीके से आपके क्या है ये टसल डिफरेंस समय पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे बरकरार रखती आई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 केशवानंद भारती केस टू टिल डेट। ओके, तो इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो इसमें चाहे एसआर बोमाई केस ही हो, इंदिरा सवेनी जजमेंट ही हो, ओके, और डिफरेंट तरीके आईआर कोयल हो, केस ही हो, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एन इनोवेशन बॉर्न इन मद्रास। तो मद्रास में क्या इनोवेशन बॉर्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मद्रास जो आपका गवर्नमेंट है उस समय का मद्रास, अभी का चेन्नई। ओके, तो उस समय आपके जो मद्रास गवर्नमेंट थी, उनका जो आपका एडवोकेट जनरल थे, ओके, वी के चिरू वेंकटाचारी। ओके, उन्होंने क्या किया था, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि अभी देश में उस समय, ओके, थोड़ा और इसका बैकग्राउंड समझते हैं। आज़ादी से पहले हमने देखा कि हमारे देश में जमींदारी सिस्टम थी, रेआउटवारी सिस्टम थी, महलवारी सिस्टम थी, जिसके तहत क्या हुआ था कि चंद लोगों के पास ही ज़मीनें होती थी और जो एक्चुअल टिलर था उनको लैंड नहीं मिल पाया था। तो आज़ादी के बाद अभी देश का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना और देश में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना। तो उसके लिए आपका ज़मींदारी रिफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, जो लैंड है उसको टिलर को देना काफ़ी ज़रूरी है। तो लैंड रिफॉर्म लाया गया था 1950s में। तो ये लैंड रिफॉर्म डिफरेंट स्टेट में लाया गया। तो उसमें क्या हुआ, अभी स्पेशली पटना हाई कोर्ट में, तो लैंड रिफॉर्म करते ही क्या है, जो आपके ज़मींदार है उनके लैंड छीन लिए जाएंगे या फिर उनका लैंड उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ, जो ज़मींदार थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था, पटना हाई कोर्ट में। ओके, उसमें जो हमारा फंडामेंटल राइट था उस समय, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज एफ, जो कहता था राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसके तहत केस किया था। तो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको ही नल एंड वॉइड करार कर दिया था। और तभी जो आपके मद्रास के उस समय के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का प्रोविज़न लाना ज़रूरी है जिससे हम क्या कर सके, जमींदारी रिफॉर्म हो या फिर डिफरेंट जो लॉज वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, जो आपके फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वैसे लॉ को हम जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचा सके या फिर इम्यून उसको रख सके। ओके, उसी के लिए क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इन 1951 और उसी के तहत क्या लाया गया, 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया। और ये 9th शेड्यूल को क्या कर दिया गया, जुडिशियल पावर से इम्यून कर दिया गया। ओके, तो इसमें जो भी प्रोविजन आपके डाले जाते थे बाय पार्लियामेंट, ओके, तो उसको क्या नहीं किया जाता है, जुडिशियली स्क्रूटिनी नहीं करवाया जा सकता है या फिर जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती है। उसके बाद आया आपका बेसिक जजमेंट केस या फिर केशवानंद भारती केस इन 1973, जो 13 जजेस बेंच ने सुनवाई की थी और उससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया था। लेकिन ये डॉक्ट्रिन आने के बाद भी क्या था, 9 जो शेड्यूल था उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी बाई जुडिशरी। तो बाद में आया आपका आईआर कोएल्हो केस 2007। तो आईआर कोएल्हो केस में क्या किया कि पोस्ट 1973 जो भी एंट्रीज डाली गई है 9th शेड्यूल में, जो जुडिशरी से इम्यून रखती है, उन सभी चीज़ों में जुडिशरी क्या कर सकेगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकेगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकेगी। इट मीन्स अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो जुडिशरी से इम्यूनिटी दिलाता हो। ओके, क्योंकि अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, जुडिशरी है। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉ फेयर पॉलिटिक्स। तो ये जो हाल ही में आपका बिल लाया गया है, ओके, जो बिल लाया गया है जिससे क्या किया जा सकता है, जो आपके सीएम है, पीएम है, फिर जो डिफरेंट मिनिस्टर्स है, वो अगर 30 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहते हैं तो उनको मिनिस्टरियल पोजीशन से हटाया जा सकता है। और ये आपका कौन सा अमेंडमेंट बिल में लाया गया है, 130th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025। तो ये दोनों ही आर्टिकल में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, कि ये जो बिल लाया गया है, बिल टू रिमूव अरेस्ट मिनिस्टर्स विल बी वेपनाइज्ड टू टारगेट
पॉलिटिकल अपोनेंट, कि ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा। और इसी के साथ क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसको ब्रीच करता है। किसको ब्रीच करता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ब्रीच करता है। फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। ओके, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करता है, क्योंकि हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आपका जो जिस किसी के ऊपर भी एलिगेशंस लगा है, ओके, उसको पुलिस आपके पकड़ के ले जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर चार्जशीट बनाएगी। ओके, फिर जो चार्जेस है वो फ्रेम करेगी बाय द जुडिशरी। उसके बाद उसका जो भी लीडर है या फिर जो भी पर्सन है, उसका या तो आपका एक्विटल होगा, छूट जाएगा, या फिर कन्विक्टेड होगा। अगर कन्विक्टेड होता है तो अलग बात है। तो अभी इसमें ऐसा मान लिया गया है कि जो पर्सन है, जो मिनिस्टर है, उसको 30 दिन पुलिस की हिरासत में रखा। इट मीन्स क्या है, वो आपकी गिल्टी मान लिया गया है उसको। ओके, और जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है कि हियर द अदर साइड, वो इसमें वायलेट हुआ है। तो इसीलिए पुलिस को इसमें जुडिशरी नहीं बनना है, या फिर जुडिशरी का पावर गवर्नमेंट को नहीं देना है। और गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो ये क्या कर रही है, करप्शन कर्व करने के लिए नहीं। गवर्नमेंट अभी जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि करप्शन को कर्व करना है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट है, ओपोजिशन के अगेंस्ट है। तो इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जो जितने भी आपके सेंट्रल एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई हो, ईडी हो, ये तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है। तो ये तो कभी पीएम को अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना काफ़ी दूर की बात है। तो ये स्पेशली किसको टारगेट करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ऐसा इस दोनों ही आर्टिकल में जो मत है, ओपिनियन है, वो रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कल हमने एक ओपिनियन देखा था फॉर में, अगेंस्ट में। आज जो ओपिनियन है, ये 2 ओपिनियन अगेंस्ट में है। ओके, तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों चीज़ों को काफ़ी बारीकी से जानना ज़रूरी है। इसमें ये सभी चीज़ें अगर पूछी गई तो आपको क्या करना है, आर्टिकल 14, 19, 21 इन सभी चीज़ों का मेंशन देना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जस्टिस इज नॉट अबाउट टीचिंग समवन अ लेसन। तो अभी क्या है पूरा मुद्दा, हाल ही में क्या हुआ, आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो आपके एक कस्टोडियल डेथ का मामला था। ओके, तो उस कस्टोडियल डेथ में क्या हुआ, पुलिस ने एक युवक को मार मार के उसकी हत्या कर दी। और जब ये चीज़ केस हाई कोर्ट में पहुंचा, सेशन कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका कल्पिवेबल होमिसाइड है, लेकिन ये जो आपका किलिंग हो गया या फिर डेथ हो गया, ये डेथ एक लेसन देने के लिए ही हुआ है। और जो आपके इसके साथ जुड़े हुए थे केस के साथ, पुलिस उनको आपका वरी कर दिया गया। तो इसमें ये जो जजमेंट है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि जुडिशरी अगर इस तरीके से ये चीज़ें मतलब इस तरीके की बातें अगर कहेंगे कि टीचिंग समवन अ लेसन, तो इससे क्या है, जो पुलिस है उनको और शक्ति मिलेगी, और क्या है, जो कस्टोडियल डेथ है, कस्टोडियल टॉर्चर है, ये सभी चीज़ें और बढ़ेंगी। तो हमारे देश में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, तो जो भी चीज़ें होनी है रूल ऑफ लॉ के तहत ही होना है। तो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, इनको हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है, बैड नोशन सेट करता है। बाकी जो ऑफिशियल्स है उनका जो आपका पावर है उसको इन्हांस कर देता है, जो कि एक डेमोक्रेसी में सही नहीं है, जो इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ एंड लाइफ को आपकी थ्रेट करती है। तो इसीलिए क्या है कि करना है, जुडिशरी को रिस्ट्रेन करना है अपने आप को इस तरीके के चीज़ों से। वैसी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अगर आप देखें, मल्टीपल जजमेंट में आपका वर्डिक्ट दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम आपका श्री डी के बासु केस हो, या फिर अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल हो, तो इन सभी केसेस में आपका प्रोसीजर को सेट कर दिया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि एक प्रोसीजर के तहत, सेफगार्ड के तहत, ट्रांसपेरेंसी के तहत डिटेन करना है, स्ट्रिक्ट लिमिट लगाना है पुलिस फोर्स के ऊपर। पुलिस का काम है कि जिन्होंने जो भी आपका एलिगेशंस लगा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, चार्जशीट फाइल करे, और जो चार्जेस है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट खुद फ्रेम करेगी, जो आपकी सुनवाई करनी है वो करेगी। ओके, तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसमें अभी क्या है, जुडिशरी का रोल को लेके कभी क्वेश्चन बनता है तो इन सभी चीज़ों को आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डेंजरस हाइपोथेसिस ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अभी क्या है, हाल ही में देखा गया है कि जो आपकी
मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो अक्रॉस द ग्लोब बढ़ी है, वो चाहे आपके ग्लोबल नॉर्थ के नेशन हो या फिर ग्लोबल साउथ के नेशन हो। तो ऐसा कौन से रिपोर्ट ने कहा है? आपका सिपरी का जो रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो ये डिफेंस रिलेटेड क्या करती है? आपकी डेटास प्रोवाइड करती रहती है। तो क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो 37% डिफेंस बजट में जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा है। ओके, इंक्लूडिंग नेटो हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर अदर नेशंस लाइक जापान हो, सभी ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को काफ़ी बढ़ाया है। और ये जो डिफेंस स्पेंडिंग है इसका बढ़ने का आप रीज़न देख सकते हैं कि अभी जो आपका इनस्टेबल माहौल बना हुआ है, रशिया यूक्रेन वार हो या फिर मिडिल ईस्ट में टेंशन हो या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है, आपकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ी है। और इसमें एक चीज़ को और मेंशन किया गया है कि आपके 2015-16 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्टीवन पिनकर, उन्होंने ये मेंशन किया था कि वर्ल्ड में क्या है, धीरे धीरे आपकी पीस बढ़ती जा रही है और कन्फ्लिक्ट कम होती जा रही है। तो ये चीज़ ने क्या किया, किसको टेंशन में डाला? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टेंशन में डाला। स्पेशली डेवलप नेशंस के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करती है, दूसरे देशों को डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट बेचती है। ओके, जो डिफेंस इक्विपमेंट बेचती है, अगर बेचने का माहौल नहीं भी रहा तो भी माहौल बना के बिचवा देंगी वो। ओके, आपके युद्ध को क्रिएट कर देगी, दो देश के बीच में कन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट करवा देंगी। ओके, ये जो पॉलिटिकल और आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नेक्सस है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें अभी इसमें क्रिटिसाइज़ की गई है कि हम अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो, या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये आपका सही इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, लाइक एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। और इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर हमें क्यों करना है? पूरे वर्ल्ड के बारे में कहा है, सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, कि पूरे वर्ल्ड को पीस, परपिचुअल पीस के लिए सोचना चाहिए, ना कि युद्ध करके आपका टेम्पररी पीस का सोचना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि हम परपिचुअल पीस के बारे में सोचें, ना कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आपकी प्रॉफिट के बारे में सोचें। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समराइज फॉर्म में समझ में आई होंगी। कल मैं फिर से कोशिश करूंगा डिफरेंट आर्टिकल को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ओके, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।